Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today we are going to talk about the remaining portions of GIT and you can say digestion. इसके अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं तो पहले लेक्चर के अंदर यू माइट हैव पास थ्रू दैट आउट और जो कुछ चीज़ें जो है ऐड अप हुई हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रैंडम पढ़ रहे हैं तो हम उसको एडअप कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको मैं बताता जाऊंगा कि हो चुकी हैं सो दैट यू कैन गो थ्रू आउट द लेक्चर। तो पहले तो जीआईटी मूवमेंट है, दो तरह की होती है, मिक्सिंग मूवमेंट, प्रोपल्सिव मूवमेंट। ये हो चुका है ऑलरेडी। मिक्सिंग मूवमेंट जो चीज़ों को मिक्स करने के लिए, प्रोपल्सिव जो कि नेक्स्ट डाउन द जीआईटी ट्रैक जब वो मूव करती हैं, जिसको आप पेरिस्टालसिस कहते हो। ये कंट्रेक्टाइल मूवमेंट होती है जिसके अंदर जो है वो मटेरियल ऊपर से माउथ से लेके एनस तक जो है वो मतलब ये फेरेंक्स के बाद जो है ये मूव करता है डाउन टू टिल द एनस। इसके डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक और ये न्यूरोनल कंट्रोल में रिफ्लेक्सेस इसको कंट्रोल करती हैं। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हो चुका है, टीथ वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है, कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोलर जो होते हैं पोस्टीरियर टीथ हैं, और ये ग्राइंडिंग एक्शन यानी कि ये सामने वाले दांत होते हैं, ये जाड़े वगैरह होती हैं। मेस्टिकेशन का प्रोसेस, चबाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। मेस्टिकेशन, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, पूरी जो च्यूइंग जो है वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग के ऊपर बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। स्वेलिंग के ऊपर तीनों स्टेजेस के ऊपर बात हो चुकी है। वॉलंटरी स्टेजेस, फेरिंगियल स्टेजेस हैं, इसोफेगल स्टेजेस हैं, ठीक है। इन तीनों स्टेजेस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो ये तो है हमारा इन टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं डाइजेशन की जो है वो कंप्लीट फाइल की तरफ। थर्ड सेमेस्टर फिजियो 402 2023, here we have the file। तो इसके अंदर जो है वो अब हम देखते जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती जाएंगी। लॉ ऑफ गट, तो बेसिकली ये एक नई चीज आई है, लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट क्या होता है? एनुलर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड एंड इट्स कंट्रोल बाय मैग्नेटिक एंड पेरिस्टाल्टिक फोर्स। तो दो वर्ड्स हैं, एक ये कि पेरिस्टालसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द एनल पोर्शन टुवर्ड्स द एनल पोर्शन, एक चीज, और दूसरा ये कि इसका कंट्रोल थ्रू मैग्नेटिक और पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। इन दोनों चीजों को मिला के आप क्या कहते हो कि इट इज लॉ ऑफ गट। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, पेरिस्टालसिस, यू नो दैट इज कंट्रेक्टाइल मूवमेंट है, सिंथेटिक स्मूथ मसल्स ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। और ये तमाम की तमाम स्मूथ जो वेसल्स होती है, स्मूथ ऐसी वेसल्स जहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। जैसे खून की नालियाँ, उसके अलावा मतलब मोस्टली हम बात करते हैं जीआईटी है, बाइल डक्ट है, यूरिटर ये जो पेशाब की नाली होती है, ठीक है। ग्लैंडुलर डक्ट्स, जितने भी डक्ट्स वाले ग्लैंड होते हैं, उन जो ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह पेंक्रियाज है, ठीक है, जो अपने थ्रू डक्ट्स अपनी सिक्रीशंस करते हैं, थ्रू ट्यूब्स अपनी सिक्रीशन को रिलीज करते हैं अपना। तो उनके जो डक्ट्स हैं वो भी सारी स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और उन तमाम के तमाम मसल्स के अंदर या उन तमाम ट्यूब्स के अंदर जो है वो पेरिस्टालसिस होती है। इसके अलावा दूसरा जो है वो आता है माइनेट्रिक और माइएंट्रिक और पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। ये बेसिकली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे ही जीआईटी के अंदर फूड आता है उसकी वजह से होती है डिस्टेंशन। डिस्टेंशन क्या होता है कि उसकी जो वेसल होती है, जो लेयर होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है फूड का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इनिशिएट करता है कंस्ट्रिक्शन एंड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जहां पर फूड मौजूद होता है वहां पे कंट्रैक्शन होती है, और उससे अगले पार्ट में रिलैक्सेशन होती है। तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या है कि हर अगला पार्ट रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो फूड आगे पीछे से दबाव पड़ता है, आगे रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से चीज जो है वो जो बोलस होता है वो ऊपर से जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ब्लड सप्लाई टू जीआईटी, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब नई इन्फॉर्मेशन है ये। तो इसके अंदर ये है कि एनाटॉमी ऑफ जीआईटी ब्लड सप्लाई, कि जो खून की जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे हो रही है। सीलियक, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज, इनके नाम ऐसे ही आपने याद रखने। तीन आर्टरीज हैं जो कि ब्लड की तरफ जो गट की तरफ खून लेके आती हैं, ठीक है। और जीआईटी के इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड दे मूव करती हैं और सर्कलिंग आर्टरीज बना लेती हैं। मैनी स्मॉल ब्रांचेस अगेन राइज फ्रॉम सर्कुलरिंग आर्टरी टू सप्लाई ब्लड टू मसल बंडल, विलाय एंड बीनीथ एपिथेलियम। अब इसके अंदर जो मसल बंडल है, यू नो डैट के मस्कुलर वॉल है उसकी, उसको भी ब्लड चाहिए। विलाय जो होता है वो एब्जॉर्प्शन साइट होती है। बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यू नो दैट अबाउट दैट, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनकी वजह से चीज जो है वो एब्जॉर्ब होती है। और बीनीथ एपिथेलियम जो उसकी लेयर है, अंदर वाली लेयर, जो इनर सेल्स हैं उसके अंडर भी वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वो उनको यानी कि बाहर से पहले तीन मेजर आर्टरीज आई,
रोल की जीआईटी के इर्द गिर्द और उनसे ब्रांचेस निकल के आगे इन 3 पार्ट्स में चले जाएंगे। इसका दो तरह से जो ब्लड फ्लो है वो दो तरह से कंट्रोल होता है, लोकल एंड नर्वस। क्योंकि जीआईटी इज ऐसा सिस्टम है जिसके पास अपना नर्वस सिस्टम है, जिसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका क्योंकि अपना एक सिस्टम है और एक इसका न्यूरोनल कंट्रोल भी है। तो जीआईटी के अंदर आप देखोगे दो तरह का कंट्रोल होते हैं, एक लोकल कंट्रोल जो कि इंस्टेंट रिएक्ट करता है, और दूसरा जो है वो न्यूरोनल कंट्रोल है। As food enter, GIT activity increase and cause increase in blood flow by vasodilation due to। तो इसके अंदर जो है वो लोकल कंट्रोल क्या है कि जैसे ही फूड एंटर करता है तो उसके अंदर जो है वो लोकली जीआईटी ट्यूब जो है उसके अंदर क्या होता है कि वेजोडाइलेटर रिलीज होते हैं, जिसके अंदर वेजोडाइलेटर के अंदर कोलिसाइटोकाइनिन है, गैस्ट्रिन है, सिक्रिटिन है, ब्रेडिकाइनिन है, एडिनोसिन है। जितनी याद हो जाए आप उसको याद कर सकते हो, दो तीन। ठीक है, कि वेजोडाइलेटर, वेजो कहते हैं वेसल्स को, डायलेटर कहते हैं फैलाने वाला। तो वेजोडाइलेटर क्या हुआ, वो जो वेसल्स को फैला देगा, मोटा चौड़ा कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी वॉल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही मसल रिलैक्स करेंगे तो उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों होगा? ऑक्सीजन के लैक करने की वजह से। कैसे? कि जैसे ही फूड आता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। जैसे वो रिलैक्स करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है उनकी तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ही वो रिलैक्स करेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमेशा चीज हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ आती है, तो चीजें वहां से जो खून है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फौरन से मूव करेगा उसकी तरफ। न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर इसके अंदर पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन। अब ये वैसे ही जनरल एक सिस्टम है, आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड पढ़ा होगा, तो उसमें पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पथेटिक इंक्रीज जीआईटी ब्लड फ्लो ड्यू टू इंक्रीज जीआईटी एक्टिविटी। पैरासिम्पथेटिक और क्या करता है कि वो जीआईटी ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और सिंपथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज जीआईटी ब्लड फ्लो ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन और आर्ट्रियोल। और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, वो उसको उसके टोटल ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो उस तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, थ्रू वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वो जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरियोल्स बेसिकली कहते हैं, जो आर्टरी से आर्टरी ब्रांचेस निकलती है ना छोटी, तो वो उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है। ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो आगे खून की सप्लाई को कम कर देती है, और उसकी वजह से आगे जो है वो चीजें जो मैनेज होती हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ये बेसिकली कहाँ पे होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई टेंशन की खबर आती है या कोई परेशानी आती है एकदम से, तो डाइजेशन रुक जाती है। ठीक है, डाइजेशन फौरन से स्टॉप हो जाती है, प्रवाह खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग में ऐसा डाइजेशन एकदम से, अगर टेंशन आई डाइजेशन रुक गई। ठीक है, अगर आप किसी परेशानी में है तो आपको किसी चीज का ख्याल नहीं होता, ना खाने पीने का, ना डाइजेशन का, ना जो है वो टॉयलेटिंग का। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होती है पैरासिम्पथेटिक, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो चुका है, और जैसे नॉर्मल कंडीशन आती है पैरासिम्पैथेटिक दोबारा स्टिमुलेट होता है और अपनी सारी कंडीशन को क्या कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, सॉरी जस्ट स्किप्ड आउट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू विलाय इन अ विलस आर्टरी एंड वेन लाइज टू क्लोज टू ईच अदर। अब विलाय बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे गूगल पे आपको दिखाता हूँ। ये 9th क्लास की मेरे पास खुली है, सॉरी। बेसिकली ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, आपके सामने ये शो भी हो रहा होगा, तो इस तरह का धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ताकि अब इसकी अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो सर्फ जितनी सरफेस थी उतनी एब्जॉर्प्शन होनी थी। अब ये प्रोजेक्शन आ गई तो हर साइड, हर एक प्रोजेक्शन की चारों साइडें जो है एब्जॉर्ब कर सकती है न्यूट्रिएंट्स को, और बेहतर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इस वजह से जो है वो ये देखो जिस तरह, तो ये इनर साइड ऑफ इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो चीजें बहुत मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सही है, और ये जो है एक विलाय, इनमें से एक प्रोजेक्शन का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो आर्टरी और वेन दोनों आपस में बहुत क्लोजली जो है वो एक दूसरे के जब मौजूद हैं। ठीक है, और आपस में लिंक भी है, तो इस वजह से क्या होता है कि आर्टरी से वेन्स की तरफ चीजें जो है वो बहुत इजीली मूव ऑन कर सकती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन वेनस आर्टरीज वेन्स इतनी क्लोज होती हैं कि आर्टरियल और वेनस ब्लड फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस लीड टू काउंटर करंट ब्लड फ्लो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अमंग बोथ वेसल्स। द काउंटर प्रिवेंट ऑक्सीजन प्रेशर फ्रॉम रीचिंग टिप ऑफ द विलाय। तो बेसिकली क्या होता है कि इधर जो है वो ब्लड ऊपर को जा रहा है और इसका ब्लड जो है वो नीचे को जा रहा है, तो दे आर काउंटर इंटरफेरिंग, एक ऊपर एक नीचे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट पे आपस में ऑक्सीजन जो है वो जो जितना भी मटेरियल ट्रांसफर होना होता है फ्रॉम आर्टरी टू वेन,
या फ्रॉम वेन टू आर्टरी जो भी चेंज होनी होती है वो यहीं पे इन्हीं नीचे नीचे वाले पॉइंट्स में हो जाती हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस काउंटर ग्रेडियंट की वजह से टिप पे जो प्रेशर नहीं पड़ता। टिप पे प्रेशर अगर ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे पड़ गया तो वो क्या होगा कि ये जो साइट होती है ये सबसे कमजोर साइट होती है, ठीक है, जो टिप होती है। तो ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर पड़ गया। तो इसलिए चीजें जो है वो यहीं यहीं पे आपस में क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है और टिप की तरफ जो है वो नहीं पहुंच पाती। Splenic circulation blood from GIT, spleen and pancreas use portal vein to enter livers। अच्छा ये मैंने थोड़ी सी स्लाइडें ऊपर नीचे भी कर दी थी टॉपिक थोड़ा सा, ताकि आपको एक रे पैटर्न पे समझ आए चीजें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जीआईटी से स्प्लीन पेंक्रियाज इनसे जो ब्लड आता है वो पोर्टल वेन को इस्तेमाल करके लिवर में एंटर करता है। और हिपैटिक वेन लिवर में जाएगा, जो भी चीज एब्जॉर्ब हो। अच्छा, जो भी चीज जो एब्जॉर्ब होती है जब इंटेस्टाइन में, तो वो वहां से डायरेक्टली लिवर में जाती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है या फैट वगैरह वो लिवर में जाते हैं। और लिवर से मतलब खून ने लिवर तक जाना है। लिवर को तक जाने के लिए कौन क्या इस्तेमाल होगा, पोर्टल वेन। और उसके अलावा जो दूसरी साइड पे जाने के लिए आपको लिवर से आगे जो है वो थ्रू हिपैटिक वेन ब्लड हार्ट तक जाएगा, ठीक है। ब्लड हार्ट तक जाएगा एंड देन एक रूट पूरा होता है। रोल ऑफ लिवर, लिवर साइनोइड्स हैव रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल दैट रिमूव बैक्टीरिया एंड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम ब्लड। तो जितना भी चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं थ्रू इंटेस्टाइन, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर कार्बोप्रोटीन फैट भी आ जाते हैं वो भी। और उसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह तो वो लिवर के अंदर जाके उन चीजों को एक्सक्रीट आउट कर लेगा। These cell and hepatic cell absorb and temporarily store nutrient from blood that is bring from GIT। तो ये वहां से जीआईटी से आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है वो एब्जॉर्ब करके टेम्परेरीली उनको स्टोर कर लेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिक्सिंग, ये सारा चिंग शिंग हो गया था हमारा। टंग जो है ये अब देख लेना, इसके अंदर कोई ऐसा जितनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिलिवरी ग्लैंड भी तीन तरह के होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है। और सब पैरोटिड होते हैं जो बिल्कुल फेशियल नर्व, यानी कि ये कानों के वाली साइड से भी आप देखोगे कानों के नीचे ना मुंह के अंदर आपको थूक पैदा होता नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा जुबान के नीचे से भी आता है, ठीक है। और लिंगुअल जुबान के नीचे वाले, और जो मैंडिबुलर है वो बिहाइंड जॉज, वहां से भी अंदर वाली साइड पे जॉज के बिहाइंड, ठीक है। तो वहां से भी जब वो प्रोड्यूस होता है सलाइवा। फंक्शन सलाइवा एंटी बैक्टीरियल या जो भी आप खाना खाते हो उसको बैक्टीरिया को किल कर देती है। और इसके दो एंजाइम होते हैं, अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज। ये अमाइलेज जो है वो अमाइलेज आपने सुना होगा, स्टार्च की ही एक फॉर्म होती है। तो इससे मुराद है कि अमाइलेज कार्ब्स की डाइजेशन करवाता है और जो लिंगवेज है वो लिपिड की। तो इसका मतलब यह है कि जो एंजाइम रिलीज होते हैं थ्रू सलाइवा, वो बेसिकली कार्ब और प्रोटीन कार्ब और प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि डाइजेशन जो है वो मुंह ही में स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग हो चुकी है, हमारी तीनों स्टेजेस इसकी हो चुकी हैं। इसके अंदर फेरेंक्स रह गया था करने वाला, बाकी आप लोग जो है वो कर लोगे। पहली स्टेज तो वॉलेंटरी होती है, जो आप जब तक आप मुंह में जब इंसर्ट करते हो खाना, और जब तक वो पास आउट पीछे वाली साइड में गले के अंदर नहीं जाता तब तक आपके कंट्रोल में होता है कि आप उसको मजीद खा सकते हो, फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे वो पास करता है तो आगे फेरेंक्स में जैसे वो एंटर करता है तो वो इनवॉलेंट्री हो जाता है। फेरेंक्स क्या है, इसको आप कॉमनली थ्रॉट कहते हो, गला। इसकी लेंथ जो है वो बैक ऑफ स्कल टू सिक्स सर्विकल वर्टेब्रे, ठीक है, वहां तक इसकी लेंथ होती है। रीजन, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, तीन रीजन है इसके, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स। नेजो लफ्ज इस्तेमाल हुआ नेजल कैविटी के लिए, ठीक है। तो ये इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी एंड एक्सटेंडेड टू यूवुला, ठीक है। ओरोफेरिंक्स, इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। तो बेसिकली जो ऊपर वाली साइड से है नेजोफेरिंक्स, उस वो आपका है नेजल कैविटी से लेके इनर वाली जो ये नाक की नाली पीछे जाके मुंह में जुड़ती है ना, वहां से लेके एक्सटेंडेड टू ओवेला, ठीक है। उसके बाद ओरोफेरिंक्स आता है जो कि ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे है पार्ट, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपका यानी कि मुंह में जाते जाते जहाँ जहाँ पे अटैच होता है गले से, तो वो वाला पार्ट आपका आ जाता है ओरोफेरिंक्स। और लेरिंगोफेरिंक्स वो जो लेरिंक्स तक जाके लेरिंक्स के साथ जाके जुड़ जाएगा पार्ट, ठीक है। हाइयोइड बोन होती है ये गले की हड्डी, यहाँ से लेके लेरिंक्स तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, लेरिंगो फेरिंक्स।
Tonsils are the mass of lymph tissue, lymph nodes situated in throat. Lymph tissues ये एक प्रॉपर, जिस तरह आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी के साथ lymph सिस्टम भी होता है. इसके जो है स्ट्रक्चर जो है वो lymph nodes होते हैं. तो टॉन्सिल जो है वो काइंड ऑफ लिम्फ, आपने सुना होगा टॉन्सिल जो है वो दर्द भी करने शुरू होते हैं, लोगों को इशू भी होता है. गले में मौजूद होते हैं और फेरेंक्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. 3 टॉन्सिल्स होते हैं बेसिकली जो कि फेरेंक्स के इर्द गिर्द है: फेरेंगियल, पैलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स. ठीक है. दे फॉर्म अ रिंग कॉल्ड वेल्डियर्स रिंग. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट और इसको दिमाग में रख लेना. फंक्शन जो है द अलाउ पैसेज ऑफ फूड एंड एयर पासिस टू फूड टू स्टमक. तो बेसिकली ये फूड और एयर दोनों को अलाउ करते हैं कि वो, क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग है खाने के लिए भी और एयर के लिए भी. ब्लड सप्लाई, फेरिंग्स को जो है डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है. अपर पार्ट जो है इसका गेट ब्लड सप्लाई फ्रॉम फेरेंगियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेसर पैलेटाइन आर्टरी. तो लिम्फ वेसल जो है उनके अंदर जिस तरह हमने उनमें ही टाइप पढ़ी है, फेरेंगियल भी पढ़ी और दूसरी जो है पैलेटाइन भी पढ़ी. तो उन्हीं से आर्टरीज जो आगे निकलती हैं जो कि अपर पार्ट ऑफ फेरेंक्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करते हैं. और लोअर पार्ट जो है वो अपना सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थायराइड से जो आर्टरीज आ रही हैं वो इसको लोअर पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती हैं. थायराइड ग्लैंड मौजूद कहाँ पे होता है? गले के अंदर. ठीक है. अब गले के अंदर ही मौजूद होता है तो वहां से ही आर्टरी जो है वो इससे रिलेटेड होती है. मसल, 3 टाइप के मसल्स होते हैं: सर्कुलर फेरेंगियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स फाउंड इन फेरेंक्स, सुपीरियर फेरेंगियल कंस्ट्रिक्टर, मिडल फेरेंगियल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर फेरेंगियल कंस्ट्रिक्टर. तो सुपीरियर ऊपर वाले, मिडल दरम्यान वाला, इंफीरियर जो है सबसे लोअर. एज फेरेंक्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोपल्सिव मूवमेंट दैट व्हाई 3 टाइप ऑफ सर्कुलर मसल आर इन्वॉल्व. क्योंकि फेरेंक्स जो प्रोपल्सिव मूवमेंट होता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या होती है कि ऑटोमेटिकली खाना जो है वो नीचे को मूव करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है. ठीक है. तो इसलिए फेरेंक्स जो है वो इसके अंदर जो है फूड को डाउन द लेके जाने के लिए रोल प्ले करता है. द एंट्री ऑफ बोलस इन पोस्टीरियर माउथ स्टिमुलेट स्वेलिंग रिसेप्टर present around the opening of pharynx and on tonsil pillars. These receptors send signal to fifth and ninth cranial nerve towards swelling center in medulla and lower pons. medulla और pons है ये ब्रेन के पार्ट होते हैं और ये जो है वो आगे दोबारा से सिग्नल करते हैं टुवर्ड्स फेरिंग्स एंड अपर फेरिंग्स. अब जब वो बेसिकली जैसे ही खाना जो है वो गले में जाता है तो उसकी वजह से टॉन्सिल जो है वो आगे नर्व्स थ्रू नर्व जो है ब्रेन को कंट्रोल, ब्रेन को सिग्नल करते हैं. ब्रेन जो है वो री बैक करता है, वापस आता है, वापस आके सिग्नल देता है फेरिंग्स को और अपर इसोफेगस को. और होता क्या है फिर? सॉफ्ट पैलेट पुल्ड अपवर्ड टू क्लोज्ड पोस्ट नियर. बेसिकली जो सॉफ्ट पैलेट आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, तो खाना जो है वो सांस की नाली में चला जाता है. ठीक है. क्योंकि सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको, तो वो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो पुल, पहले तो होता है सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट होता है ये जो आपका अंदर वाली साइड पे देखो ना, तो बिल्कुल बैक साइड पे दो नाक से आ रहे होते हैं 2 सुराख. ठीक है. देखो इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं. तो वो जो है ना आप देखते जाओ, ऊपर जुबान लगाओगे मुंह पे, पहले हार्ड पट्टी आती है, मतलब सारी हड्डी है. ठीक है. और पिछली साइड पे जाते जाते वहां पे सॉफ्ट हो जाती है चीजें. उसको आप क्या कहते हो? सॉफ्ट पैलेट. तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है ताकि खाना जो है वो नाक वाली साइड पर ना चला जाए. उसके बाद Platopharyngeal fold move inward to make a sagittal slit. This allow only small particle to pass. तो जो पीछे वाली साइड पे जो फेरेंक्स फेरेंक्स वाला एरिया होता है ये बारीक हो जाता है ताकि सिर्फ बारीक बारीक चीजें जो है वो पास ऑन करें, बाकी चीजें पास ना हो पाए. सही है. ये जो आपका पीछे वाला बिल्कुल खाना भी मुंह में है. ठीक है. और मुंह से जैसे ही फेरेंक्स में इंटर करना है तो वहां पे स्लिट, स्लिट कहते हैं बारीक पाथवे, ताकि वो वाला खाना सिर्फ पास कर दे. आपको पता है आप साथ साथ चबा भी रहे हो तो साथ साथ खाना पीछे जा रहा होता है, और वो जो पीछे जा रहा है वो उतने लेवल का होता है जो वहां से पास कर सकता है, बाकी वही रहता है. वोकल कॉर्ड कम टुगेदर, नेक मसल पुल हायोइड बोन. अब नेक मसल्स होते हैं, गर्दन के जो मसल वो हायोइड बोन को खींचते हैं ऊपर, ठीक है. और लेरिंक्स दोनों को अपवर्ड एंड आउटवर्ड. अब लेरिंक्स और जब ऊपर हो जाता है और अपवर्ड हो जाता है, मीनवाइल एपिग्लोटिस स्विंग बैक टू कवर लेरिंक्स ओपनिंग. जैसे ही लेरिंक्स, देखो एक चीज, 2 ट्यूब्स आ रही हैं. ठीक है. एक ट्यूब ऊंची हो गई है और उसके ऊपर कैप आ गया है. कैप इस तरह टेढ़ा करके आता है. ठीक है. ट्यूब ऊंची हो गई और एक कैप आ गया. तो अब उसकी वजह से लेरिंग्स के अंदर खाना नहीं जाता और खाना जो है स्वाइप करके सिर्फ जो है वो इसोफेगस यानी कि जो खाने की नाली होती है उसके अंदर जाता है. लेरिंग्स के अंदर फूड ऐड इंटर या नहीं हो पाता. ठीक है. तो बेसिकली अपवर्ड गया, लेरिंग्स ऊपर उठा, और आउटवर्ड थोड़ा सा बाहर को निकला है. और उसके ऊपर जो है वो एपिग्लोटिस आ गया जिसकी वजह से एक समझ लो वो स्लाइड बन गई, घिसी
ठीक है। स्लाइड बन गई, और स्लाइड जो है वो उसके ऊपर जो है वो फूड स्लाइड करके खाने, जो सांस की नाली उसके ऊपर एपिग्लोटिस है उसके ऊपर स्लाइड करता जाएगा, और स्लाइड करके इंटर जो करेगा वो सिर्फ इसोफेगस के अंदर इंटर करेगा। दैट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेयरिंग्स, अब लेयरिंग्स की अपवर्ड मूवमेंट से एक और काम होता है, स्ट्रेचेस द इसोफेगियल ओपनिंग एंड अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्सेस थस अलाउइंग द बोलस टू पास थ्रू इट। तो इसकी वजह से जैसे लेयरिंग्स ऊपर होता है, तो क्योंकि दोनों ट्यूब आपस में जुड़ी हुई है, तो लेयरिंग्स ट्यूब जब ऊपर को जाएगी तो वो साथ वाली ट्यूब को खींचेगी। अब साथ वाली ट्यूब तो उठ नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, अब उसका माउथ ओपनिंग हो जाएगी, सही है। तो इस तरह जब दोनों ट्यूब आपस में जुड़ी होंगी तो इसकी वजह से, जैसे ये अगर आपके पास दो ट्यूब है, अगर यहाँ से एक तीसरी ट्यूब में बना देता हूँ, ये ट्यूब है, ठीक है। तो ये जब ऊपर वाली साइड पे जाएगी इस तरह, तो ये अपनी जगह नहीं छेड़ सकती, तो ये वाली साइड अपने साथ खींचेगी, खींचने की वजह से ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। वो वहीं था, ये यहीं था, तो ये जो अब बना है, सॉरी ये ज्यादा ही ऊपर चला गया। अगर अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे जो माउथ ओपनिंग आनी थी पहले वो थी ये इतनी, अब वो कितनी हो जाएगी, इस तरह फैल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो चीजें ज्यादा इजीली जो है वो इसके अंदर फ्लो आउट कर जाएंगी। किधर गया, ये पता नहीं मैं नहीं ऐड में करते रहते हैं। मैं इसको क्लियर कर लूँ, चलो हो गया, ठीक है। Superior constrictor muscle of pharynx contract and give peristaltic wave that propel bolus। ऊपर वाले जो सबसे ऊपर pharynx के सबसे ऊपर मसल थे superior, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, और जो पेरिस्टालसिस है, जो एक वेव लाइक मूवमेंट होगी फूड की डाउन, मतलब डाउन द ग्रेडियंट एनल। देखो, तो ये ऊपर से बेसिकली शुरू होती है फेरेंक्स से, वहां से मसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे और इसको इनिशिएट करेंगे, जो कि एंड तक चलती जाएगी, सही है। तो इस तरह जब वो एक वेव लाइक पैटर्न है, ऊपर से कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, नीचे से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हो रही होती है। पीछे रिलैक्स मसल, कंस्ट्रिक्ट मसल, रिलैक्स कंस्ट्रिक्ट, तो इस तरह करके ये जो है ये रिलैक्स करता जाएगा अगला अगला मसल, और खाना जो है वो आगे के मूव करता जाता होता है, तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। और ये स्टार्ट कौन करता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स, जो कि इनिशिएट करता है पेरिस्टाल्टिक वेव को। डेग्लूटिशन एपनिया ड्यूरिंग फेरेंगियल स्टेज, स्वेलिंग सेंटर इनहिबिट रेस्पिरेटरी सेंटर फ्रॉम 1 to 2 सेकंड। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डिग्लूटिशन एपनिया। डिग्लूटिशन होता है कि वो जो इंगल्फ करने का अमल, और एपनिया होता है सांस का रुक जाना। तो आगे जो है वो खाना 1-2 सेकंड के लिए सांस रुकता है जब आप खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो 1-2 सेकंड इसलिए होता है ताकि खाने की जो सांस की नाली वो ओपन ना रहे और खाना उसके अंदर इंटर ना कर पाए। अगर एक जर्रा भी चला जाए तो डेथ हो सकती है, ठीक है। फौरन से रिएक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी वॉल में। ओके, नाउ वी हैव इसोफेगस। इसोफेगियल स्टेज जिसे कहते हैं। इसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट फेरेंक्स टू स्टमक। फेरेंक्स के बाद कौन आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगी। और ये वो खाने की स्पेसिफिक है, खाने की नाली के लिए, और ट्रेकिया जो वो अलग हो जाता है। यानी कि फेरेंक्स कॉमन था, वहां से आगे दो ट्यूब जाएंगी, एक जो है वो इसोफेगस और दूसरी ट्रेकिया। ट्रेकिया सांस की नाली होती है और इसोफेगस जो है ये खाने के लिए होती है। लेंथ ऑफ इसोफेगस इन नॉर्मल दैट इज 39 to 48 सेंटीमीटर। इसके तीन रीजन है, सर्विकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। सर्विकल वो है जो कि क्रायोफेरेंगियस एंड एट सुप्रस्टर्नल नॉच। तो इतने मुश्किल लफ्ज भी आप याद नहीं कर सकते, तो इसको सिंपल भी कोई इसके उसके अदर नाम चूज कर लो, ठीक है। जहाँ पे फ्रॉम द एंड ऑफ फेरिंक्स टिल द स्टार्ट ऑफ सुप्रस्टर्नल नॉच। थोरेसिक होती है सुप्रस्टर्नल नॉच टू डायफ्राम, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ सुप्रस्टर्नल नॉच।
ये देखो, यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये एक नॉच है, ये बिल्कुल जो एक ग्रूव सा बनता है यहाँ पे करके, तो इसको आप क्या कहते हैं, सुपर स्टर्नल नॉच। तो ये रह गया, ये भी मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। इधर गया, ये देख लेते हैं गले के एनाटॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्रेव फेरेंगी मस्कुलस आ गया, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर फेरिंग्स था, यहाँ से लेके कहाँ तक, वो जो आपके बाहर से मैंने नौच दिखाई है वहां तक कौन आएगा, हमारा जो इसका लेरिंग्स, इसका इसोफेगस का ऊपर पार्ट जिसको सर्विकल कहते हैं। थोरेसिक जो है वो सुपर स्टर्नल नौ से लेके, यानी कि पूरी जितनी आपकी ये रिब्स वाली कैविटी है, ये सारी की सारी एंड तक, स्टमक तक जो है उसको आप थोरेसिक कहते हो। और स्टमक के अंदर जो डायफ्राम टू फंडस ऑफ स्टमक, फंडस कहते हैं, डायफ्राम से लेके, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम तक, डायफ्राम क्या होता है बेसिकली, कि आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, पेट वाली कैविटी जिसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, और एक आपकी होती है ये चेस्ट कैविटी, इन दोनों के दरमियान एक बारीक सी लेयर है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटा सा सुराख है जहां से स्टमक का पाइप गुजरता है, ठीक है, नीचे जाता है, ठीक है। वरना यहाँ पे एक प्रॉपर लेयर है जो कि डिस्टिंग्विश करती है। तो उससे ऊपर उसको डायफ्राम कहते हैं, उससे ऊपर ऊपर जो है वो थोरेसिक कैविटी है, उसको आप उस पार्ट को आप कह देते हो कि वो थोरेसिक मतलब रीजन होगा इसोफेगस का। और जो उसके बाद आएगा फंडस ऑफ स्टमक तक, उसको आप कहते हैं एब्डोमिनल। अब फंडस ऑफ स्टमक से क्या बना है, फंडस कहते हैं बेसिकली स्टमक के पार्ट्स होते हैं, और उसमें जो उसका अपर रीजन होता है उसको आप फंडस कहते हैं। देख रहे हो, ये अपर पार्ट है ना, तो यहाँ से ये मैच किया, ये सारे सारे क्या है ना, ये थर्ड पार्ट ऑफ इसोफेगस था जिसको अभी हमने देखा कि वो, सॉरी, वो उसके पार्ट्स हैं। उसके अलावा स्पिंक्टर आ जाते हैं, स्पिंक्टर ये इसके अपर साइड पे होते हैं और लोअर साइड पे होता है। एक ऊपर वाली साइड पे जो कि फेरेंक्स और इसोफेगस के दरमियान है, और दूसरा जो है वो लोअर साइड पे है जो कि जिसको जिसके अंदर नाम है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। जो कि स्टमक और जो है इसोफेगस है उसके दरमियान होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसके तीन ही रीजन है, सर्विकल रीजन, थोरैसिक रीजन, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन। सर्विकल रीजन जो है वो अपना थायराइड आर्टरी से लेगा क्योंकि वो ऊपर वाले पार्ट में थायराइड ग्लैंड के साथ। थोरैसिक रीजन जो है वो ब्रोंकियल आर्टरी से लेगा क्योंकि ये अलॉन्ग विद द चेस्ट कैविटी है, तो चेस्ट कैविटी में लंग्स हैं, ब्रोंकियल ब्रोंकियल आर्टरी तो वहां से लेगा। और एब्डोमिनल रीजन वाला जो है वो